मेरे बेटे माँ सरस्वती की कृपा रहे। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड वीडियो है। हम लोगों ने इससे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फर्स्ट वीडियो में कंडक्टिविटी को देखा था। उसके बाद सेकेंड वीडियो में इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखा था। अब हम थर्ड वीडियो में और फोर्थ वीडियो में सेल को स्टडी करेंगे। एक्चुअली सेल दो तरह के होते हैं, एक कहलाते हैं गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, जिन्हें हम थर्ड वीडियो में देखेंगे, और जो दूसरा टाइप होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसे हम फोर्थ वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेल। सबसे पहले समझेंगे सेल क्या होता है। तो सेल वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अथवा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, सेल कहलाती है। सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सेल दो तरीके के होते हैं। एक तो कहलाते हैं गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल और जो दूसरा प्रकार होता है वो कहलाता है विद्युत अपघटनी सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वे सेल जिनमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है वोल्टाइक सेल कहलाते हैं। इन सेलों में होने वाली अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती है, यानी कि अभिक्रिया स्वयं संपन्न होती है, उसके लिए बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इन सेलों में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होने वाली ऊर्जा में कमी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। दूसरा जो प्रकार है वो कहलाता है विद्युत अपघटनी सेल, और इस सेल में होने वाली अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित नहीं होती।
अर्थात अभिक्रिया स्वयं संपन्न नहीं होती। उसे संपन्न कराने के लिए हमें बाह्य स्रोत से ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हम विद्युत ऊर्जा द्वारा संपन्न न होने वाली अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं। तो इसमें वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब हम दोनों प्रकार के सेल में क्या डिफरेंस होता है इसको डिटेल में देखेंगे। अब हम देखेंगे सेलों के प्रकार। तो जो सेल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, और जो दूसरे होते हैं उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो वह व्युत्पत्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, गैल्वेनिक सेल कहलाती है। और वो युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करे, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। इसमें जो रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, वो स्वतः संपन्न होती है, और इसमें जो अभिक्रिया होती है वो स्वतः संपन्न नहीं होती। उसे संपन्न करने के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, वो असतत होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, और उसे संपन्न करने के लिए हमें विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वह युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा द्वारा असतत अभिक्रिया इसे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। संपन्न हो विद्युत अपघटनी सेल कहलाती है। अब हम दोनों प्रकार के सेल का निर्माण कैसे होता है ये देखेंगे। जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि इस सेल का निर्माण दो अर्ध सेलों से होता है, जिसमें इलेक्ट्रोड समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। विद्युत अपघट्ट भी समान अथवा असमान हो सकता है।
जबकि विद्युत अपघटनी सेल में एक ही सेल होता है और इसमें समान इलेक्ट्रोड समान विद्युत अपघट्टी विलयन में डूबे रहते हैं। इसमें दो अर्ध सेल होते हैं जिनमें समान अथवा असमान इलेक्ट्रोड समान अथवा असमान विद्युत अपघट्ट में डूबे होते हैं। और इसमें समान इलेक्ट्रोड समान विद्युत अपघट्ट में डूबे होते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। जो गैल्वेनिक सेल होता है इसमें एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और एनोड ऋणावेशित होता है। कैथोड पर अपचयन होता है और कैथोड धनावेशित होता है। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होता है इसलिए धनावेशित होता है। इसमें एनोड ऋणावेशित है। इसमें कैथोड बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है इसलिए ऋणावेशित होता है और इसमें कैथोड धनावेशित होता है। लेकिन दोनों ही सेल्स में एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। इसमें एनोड ऋणावेशित होता है और उस पर ऑक्सीडेशन होता है। इसमें एनोड धनावेशित होता है और उस पर ऑक्सीडेशन होता है। दोनों में ही एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा लेकिन इसका एनोड ऋणावेशित होता है और इसका एनोड धनावेशित। कैथोड इसमें धनावेशित होता है और उस पर रिडक्शन होता है। इसमें कैथोड ऋणावेशित होता है क्योंकि बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है और इस पर रिडक्शन होगा। अगर हम इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा देखें तो जो वोल्टाइक सेल होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होते हैं।
जबकि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आंतरिक परपथ में कैथोड से एनोड की ओर होता है। तो बाह्य परपथ में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है। और इनमें आंतरिक परपथ में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगर हम धारा के प्रवाह की दिशा देखें तो वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होती है। अब अगर इसमें वोल्टाइक सेल में धारा के प्रवाह की दिशा देखेंगे तो वो कैथोड से एनोड की ओर होगी। जो करंट आई है वो कैथोड से एनोड की ओर। धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के विपरीत होता है। अतः धारा कैथोड से एनोड की ओर बाह्य परपथ में प्रवाहित होगी। अब अगर हम विद्युत अपघट्टी सेल में देखें तो विद्युत अपघट्टी सेल में धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत यानी कि एनोड से कैथोड की ओर आंतरिक परपथ में प्रवाहित होती है। तो धारा एनोड से कैथोड की ओर आंतरिक परपथ में प्रवाहित होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। जो गैल्वेनिक सेल होते हैं उनमें सेल अभिक्रिया सतत होती है। स्पॉन्टेनियस होती है। और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है विद्युत अपघटनी सेल, इनमें सेल अभिक्रिया असतत या नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। जो सतत अभिक्रिया होती है उसके लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन
जिसे डेल्टा जी से प्रदर्शित करते हैं, चेंज इन फ्री एनर्जी, वो नेगेटिव होता है। और जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं उनके लिए चेंज इन फ्री एनर्जी पॉजिटिव। गैल्वेनिक सेल के लिए अगर हम सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि ई सेल निकालें तो वो धनात्मक मिलता है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल के लिए अगर हम विद्युत वाहक बल निकालें ई सेल तो वो ऋणात्मक प्राप्त होता है। जो गैल्वेनिक सेल हैं इनके लिए सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु की आवश्यकता होती है। लवण सेतु एनोड और कैथोड कक्षों में वैद्युत उदासीनता बनाए रखता है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल के लिए लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा लवण सेतु सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता होती है और विद्युत अपघटनी सेल में लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती। तो ये तो रहा सेलों के प्रकार के बारे में। अब हम गैल्वेनिक सेल को पढ़ेंगे। मेरे बेटे, अब हम गैल्वेनिक सेल को डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैंने बताया था कि वो सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है गैल्वेनिक सेल कहलाता है। गैल्वेनिक सेल में रेडॉक्स रिएक्शन के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है, और जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, स्वतः प्रवर्तित। स्वतः प्रवर्तित का मतलब होता है वो अभिक्रिया जो स्वयं संपन्न हो, स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया कहलाती है। स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया के दौरान मुक्त ऊर्जा में कमी होती है और वो कमी ही वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। जब गैल्वेनिक सेल का निर्माण किया जाता है तो उसके लिए दो ऐसे इलेक्ट्रोडों का चयन किया जाता है जिसमें एक पर ऑक्सीकरण हो और दूसरे पर अपचयन हो। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है वो एनोड यानी कि नेगेटिव पोल बनता है, और जिस पर अपचयन होता है वो कैथोड यानी कि पॉजिटिव पोल बनता है। इस तरीके का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो हो जाएगा डैनियल सेल। डैनियल सेल में जिंक रॉड को ZnSO4 विलयन में डुबोया जाता है, और कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है।
ये जिंक इलेक्ट्रोड हो गया, ये कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया। दोनों इलेक्ट्रोडों को सॉल्ट ब्रिज लगाकर जोड़ देते हैं। सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु एनोड तथा कैथोड कक्षों में वैद्युत उदासीनता बनाए रखता है। सॉल्ट ब्रिज या इसे लवण सेतु भी कहते हैं। और जब हम इन दोनों इलेक्ट्रोडों को कनेक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं तो हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो डैनियल सेल वोल्टाइक सेल का ही एग्जांपल है। अब हम गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखेंगे और उसमें जो पहला पॉइंट है वो है फ्री एनर्जी। मुक्त ऊर्जा। अब हम समझेंगे गैल्वेनिक सेल में मुक्त ऊर्जा क्या है। तो जब भी गैल्वेनिक सेल में अभिक्रिया होती है तो उस दौरान ऊर्जा में कुछ कमी होती है, वही ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। जब गैल्वेनिक सेल में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उस अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है। गैल्वेनिक सेल में होने वाली अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती है और स्वतः प्रवर्तित अभिक्रियाओं के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है। तो जो मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन होगा उसे हम डेल्टा जी से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा। सेल अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा में कमी होती है। या ये कहे कि ऊर्जा का निष्कासन होता है। यह ऊर्जा ही वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अतः मुक्त ऊर्जा में कमी होती है या मुक्त ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है। तो डेल्टा जी इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और वो है एनोड एंड कैथोड। तो अब हम समझेंगे गैल्वेनिक सेल में एनोड और कैथोड
कैसे है? विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर होती है उसका मानक अपचयन विभव कम होता है और वो एनोड का कार्य करती है। जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे होती है उसका मानक अपचयन विभव अधिक होता है और वो कैथोड का कार्य करती है। तो जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होती हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। जो धातुएं ऊपर होती हैं वो एनोड और जो नीचे होती हैं वो कैथोड बनती है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और ये ऋण ध्रुव बनता है। कैथोड पर अपचयन होता है और ये धन ध्रुव बनता है। ऊपर ECS में विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु कम मानक अपचयन विभव के कारण एनोड बनती है और नीचे स्थित धातु अधिक मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव को E0 से भी प्रदर्शित करते हैं, के कारण कैथोड बनती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे और नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। मेरे बेटे, अब हम गैल्वेनिक सेल को कैसे प्रदर्शित किया जाता है इसे समझेंगे। तो गैल्वेनिक सेल को प्रदर्शित करने के लिए बीच में दो खड़ी लाइनें बनाते हैं। इसके राइट हैंड साइड में कैथोड को लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड को लिखा जाता है। कैथोड पर अपचयन होता है और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। एनोड नेगेटिव पोल होता है और कैथोड पॉजिटिव पोल। जो ये दो खड़ी लाइनें हैं ये लवण सेतु को प्रदर्शित करती हैं, सॉल्ट ब्रिज को प्रदर्शित करती हैं। जब हम कैथोड को लिखते हैं तो उसे लिखने के लिए जो सॉल्यूशन है विलयन, उसमें जो आयन उपस्थित हैं उनकी सांद्रता को लवण सेतु के बगल में लिखा जाता है। जस्ट बगल में दोनों ओर दोनों इलेक्ट्रोडों के विलयनों में उपस्थित आयनों की सांद्रताओं को लिखेंगे। तो यहां पर जो धातु है वो M2 है, तो M2 धातु से मान लिया M2N+ आयन बने। इनका सांद्रण C2 है,
तो इसकी सांद्रता को भी लिख देंगे। फिर इसी में M2 धातु डूबी हुई है, तो एक लाइन खींच करके और धातु को लिख देंगे। जब हम एनोड को लिखेंगे तो एनोड में सबसे पहले धातु को लिखेंगे। धातु की छड़ ठोस अवस्था में है तो उसकी अवस्था को भी प्रदर्शित करते हैं। और फिर इसके बाद जो धात्विक छड़ जिन आयनों के विलयनों में डूबी है उनकी सांद्रता को लिखा जाता है। तो M1C, मैंने अभी डैनियल सेल को बताया था। डैनियल सेल में एनोड जिंक का होता है, तो ZnS Zn प्लस प्लस of concentration C1 is in contact with Cu 2 plus concentration C2। जो कैथोड होता है वो कॉपर का होता है और उसमें कॉपर की छड़ डूबी होती है। तो अगर हम डैनियल सेल को लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख देते हैं। सेल का टेम्परेचर और प्रेशर भी नोट किया जाता है। तो ये तो रहा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल के बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और वो है EMF ऑफ सेल। अब हम समझेंगे सेल का EMF यानी कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल एक कूलम आवेश द्वारा प्रति सेकंड जितनी ऊर्जा की मात्रा ले जाई जाती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो सेल के इलेक्ट्रोडों के विभवों का अधिकतम अंतर होता है। तो सेल के इलेक्ट्रोडों के विभवों के अधिकतम अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल एक कूलम आवेश द्वारा प्रति सेकंड ले जाई गई ऊर्जा की मात्रा को प्रदर्शित करता है। यह प्रति सेकंड एक कूलम आवेश द्वारा ले जाई गई
ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। यानी कि एक कूलम आवेश द्वारा 1 सेकेंड में जितनी ऊर्जा ले जाई जाती है वो सेल का विद्युत वाहक बल होता है, और सेल का विद्युत वाहक बल दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों का अधिकतम अंतर होता है। इसलिए ई सेल इज इक्वल टू हो जाता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसको ई आर मतलब राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, तो इसे ई आर माइनस ई एल करके भी लिखते हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ई है वो अपचयन विभव को प्रदर्शित करता है। अगर सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव देखा जाए तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ये तो रहा सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हम समझेंगे कि मानक सेल क्या होता है। स्टैंडर्ड सेल, कोई भी ऐसा सेल जिसका विभव परिवर्तित ना हो वो मानक सेल कहलाता है। वह सेल जिसका विभव स्थिरांक हो अर्थात परिवर्तित न हो, मानक सेल कहलाता है। जैसे वेस्टर्न सेल, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ई सेल। फ्री एनर्जी एंड ई सेल। सेल के विद्युत वाहक बल और मुक्त ऊर्जा में संबंध। तो सेल द्वारा किया गया वैद्युत कार्य W इलेक्ट्रिकल आवेश और सेल के विद्युत वाहक बल का गुणनफल होता है। आवेश का मान हो जाएगा N इंटू F इंटू ई सेल। N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल रिएक्शन, सेल अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है,
और F फैराडेज कांस्टेंट। इसका मान 96,500 कूलम होता है। जब गैल्वेनिक सेल से वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती है, और चूंकि सेल स्वयं कार्य करता है इसलिए किया गया कार्य ऋणात्मक होता है और मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो सेल अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती है अतः किया गया कार्य जो कि सेल स्वयं करता है, यानी कि निकाय द्वारा किया जाता है, ऋणात्मक होगा। अर्थात डेल्टा जी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल वैद्युत कार्य, और उसका मान हम लोगों ने पहले से ही लिख रखा है माइनस एन एफ ई सेल। अगर हम मानक मुक्त ऊर्जा का परिवर्तन देखें तो इसी समीकरण के आधार पर मानक मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे रिलेशन बिटवीन ई सेल एंड ई नॉट ऑफ सेल। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन ई सेल एंड ई नॉट सेल। इसी को नर्स्ट इक्वेशन भी कहा जाता है। तो मान लिया कि जो सेल पर अभिक्रिया हो रही है वो निम्न अनुसार है। ए प्लस स्मॉल बी चेंजेस इनटू सी प्लस स्मॉल डी। इस रिएक्शन के लिए थर्मोडायनामिक्स के आधार पर हमें जो समीकरण मिलेगा वो होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एन एन क्यू। उपरोक्त अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है।
माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन क्यू। इसे हमने समीकरण नंबर 1, जहां Q रिएक्शन कॉशिएंट या अभिक्रिया भागफल है। रिएक्शन कॉशिएंट और इसका मान c रेज़्ड टू पावर c इंटू d रेज़्ड टू पावर d अपॉन a रेज़्ड टू पावर a इंटू b रेज़्ड टू पावर d। किसी भी अभिक्रिया में ये अनुपात अभिक्रिया भागफल कहलाता है। जब अभिक्रिया साम्यावस्था में होती है तो उस समय Q का मान साम्य स्थिरांक Kc के बराबर होता है। इसे हमने समीकरण नंबर 2 लिखा। अब पहले हमने ये समीकरण बताए थे, जरा पीछे देखिए। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। इन वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे। सिंस डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल and delta G naught is equal to minus n f e naught से। इन दोनों इक्वेशंस को कलेक्टिवली हमने इक्वेशन 3 लिखा। अब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 की मदद से जो हमें मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 1, समीकरण 3 और 1 से हमें क्या मिलेगा। इसमें जब हम मान रखेंगे डेल्टा जी का, तो डेल्टा जी है माइनस एन एफ ई सेल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे बेटे हमें मिलेगा एन एफ ई सेल इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल माइनस आर टी एल एन क्यू। हम ये जो इक्वेशन 4 है इसको एन एफ से डिवाइड करेंगे। समीकरण 4 को एन एफ से विभाजित करने पर तो हमको मिल जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। और नेचुरल लॉग को जब कॉमन लॉग में परिवर्तित किया जाता है तो हम 2.303 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू। इस लॉग में जब ln करके लिखा जाता है तो वो नेचुरल लॉग होता है और उसमें रेडिक्स या बेस e होता है, जबकि लॉग कॉमन लॉग को रिप्रेजेंट करता है और इसका बेस या रेडिक्स 10 होता है। लॉग को डिटेल में समझने के लिए आप कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन लॉगरिथम वीडियो देखें। अब हम इक्वेशन 2 से
Q की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करेंगे तो हमें मिल जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log C raised to power C into D raised to power D upon A raised to power A into B raised to power B। तो ये हमें इक्वेशन मिला। इसे इक्वेशन 5 लिख रहा हूं मैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर या 298 केल्विन ताप पर इस समीकरण का जो रूप होगा एट T इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। R की वैल्यू 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल रखेंगे। F की वैल्यू 96,500 कूलम लिखेंगे। और जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन पर जो समीकरण मिलेगा वो हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे n log C raised to power C into D raised to power D upon A raised to power A into B raised to power B। ये हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर समीकरण देगा और इसे इक्वेशन नंबर 6 इसलिए। तो ये तो रहा ई सेल और ई नॉट सेल में क्या संबंध होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे ई नॉट और साम स्थिरांक केसी में क्या संबंध होता है। मेरे बेटे अब हम ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच क्या संबंध होता है वो देखेंगे। तो मैंने अभी बताया था कि गैल्वेनिक सेल में जो सेल अभिक्रिया होती है वो इस समीकरण का पालन करती है। माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट माइनस RT ln Q। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये ऊष्मागतिक समीकरण है और इस समीकरण का पालन गैल्वेनिक सेल में होने वाली अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। तो जब साम्यावस्था स्थापित होती है उस समय साम्यावस्था पर Q Kc के बराबर होता है, जहां Kc साम्य स्थिरांक या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और साथ ही साथ जब साम्यावस्था स्थापित होती है तो डेल्टा जी का मान 0 होता है। अतः समीकरण 1 का साम्यावस्था पर निम्न रूप होगा।
समीकरण 1 है, इसमें डेल्टा जी इक्वल टू 0 रखेंगे और क्यू की जगह के सी रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन क्यू। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। एक बात ध्यान देने वाली है कि जब भी डेल्टा जी का मान किसी अभिक्रिया के लिए ऋणात्मक होता है तो वो अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित यानी कि स्पॉन्टेनियस होती है। वो अभिक्रिया अपने आप संपन्न होती है, यानी कि वो संभाव्य अभिक्रिया होगी। संभाव्य अभिक्रिया अगर डेल्टा जी का मान 0 है तो वो अभिक्रिया साम्यावस्था में होती है, यानी कि इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था। और अगर किसी अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव हो तो वो अभिक्रिया नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। यानी कि असंभाव्य अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया स्वतः संपन्न नहीं होगी। ऐसी अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, या ये कहें बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है। अब इस समीकरण को देखते हैं। तो डेल्टा जी नॉट को इस तरफ जब लाएंगे तो हमें मिल जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन, और क्यू की जगह हो जाएगा के सी, क्योंकि साम्यावस्था पर अभिक्रिया हो रही है। अभिक्रिया में साम्यावस्था है और साम्यावस्था पर क्यू इज इक्वल टू के सी होता है। डेल्टा जी नॉट का मान मैंने बताया था माइनस एन एफ ई नॉट होता है। तो हमें समीकरण 4 व 3 से मिल जाएगा एन एफ ई नॉट इज इक्वल टू आर टी एल एन के सी, या इससे एल एन के सी का मान लिखें तो वो हो जाएगा एन एफ ई नॉट अपॉन आर टी, या 2.303 लॉग के सी का मान देखें तो वो हमें मिल जाएगा एन एफ ई नॉट अपॉन आर टी। अब मैं इसे साफ कर रहा हूं। या इसी को और सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा लॉग के सी इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट अपॉन 2.303 आर टी, या इसी से साम स्थिरांक के सी का मान निकालेंगे
तो वो हो जाएगा एंटी लॉग NF E0 अपॉन 2.303 RT। तो ये तो रहा साम्य स्थिरांक Kc और E0 के बीच का संबंध। इसे हम इक्वेशन 5 लिखते हैं। अब हम सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल होता है वो देखेंगे। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे लवण सेतु की भूमिका, रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का निर्माण कैसे होता है पहले ये समझते हैं। सॉल्ट ब्रिज में एक पदार्थ होता है अगर उसकी जेली तैयार की जाती है और उसी में अक्रिय लवणों जैसे KNO3 अथवा NH4NO3 अथवा KCN को उसमें मिला दिया जाता है। इस तरह एक मिश्रण तैयार होता है, वो सॉल्ट ब्रिज का कार्य करता है। सॉल्ट ब्रिज के दो प्रमुख कार्य हैं। पहला, यह विद्युत प्रवाह के लिए परिपथ पूर्ण करता है और दूसरा कार्य है यह कैथोड तथा एनोड कक्षों में वैद्युत उदासीनता बनाए रखता है। अगर हम सॉल्ट ब्रिज का प्रयोग ना करें तो एनोड से इलेक्ट्रॉन लगातार कैथोड पर जाएंगे और साथ ही साथ धात्विक क्षण से धात्विक धनायन एनोड कक्ष के विलयन में आते हैं। जब लगातार धनायन आएंगे तो ये विलयन धनावेशित हो जाएगा और फिर आयनों के आयन का विरोध करेगा, जिससे सेल अभिक्रिया रुक जाएगी। सेल अभिक्रिया चलती रहे, इसके लिए इस कक्ष में भरे हुए द्रव का उदासीनीकरण आवश्यक है। द्रव धनावेशित हो रहा है, इसलिए जो सॉल्ट ब्रिज में अक्रिय लवण है वो ऋणावेशित आयनों को इसमें भेजता है और इस कक्ष के द्रव को उदासीन करता है। बिल्कुल इसी तरह से कैथोड कक्ष में यदि सॉल्ट ब्रिज का प्रयोग ना किया गया हो तो इसमें धनावेशित आयन क्षण पर आते हैं और चारों ओर एकत्र धनावेशित आयन के कारण जो विलयन होगा वो ऋणावेशित हो जाएगा और सेल अभिक्रिया रुक जाएगी। सॉल्ट ब्रिज ऋणावेशित विलयन में धनावेशित आयनों को भेजता है। तो अक्रिय लवण है, उसके धनावेशित आयन आ जाते हैं, जिससे ये विलयन उदासीन हो जाता है और सेल लगातार कार्य करता है। यदि सॉल्ट ब्रिज का प्रयोग ना किया जाए तो सेल में होने वाली अभिक्रियाएं कुछ समय पश्चात ही रुक जाती हैं। सॉल्ट ब्रिज को अगर हटाना चाहें तो हमें एक सरंध्र पात्र का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे होते हुए आयन एक दूसरे विलयन में आते रहे और वैद्युत उदासीनता बनी रहे। ये तो रहा सॉल्ट ब्रिज के बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और वो है वोल्टाइक सेल में या गैल्वेनिक सेल में होने वाली अभिक्रिया की संभाव्यता, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन इन गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। अब हम देखेंगे गैल्वेनिक सेल में होने वाली अभिक्रिया की संभाव्यता, फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन। मैंने आपको बताया था कि कोई भी अभिक्रिया तब संपन्न होती है
जब उसके लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव हो। डेल्टा जी का मान -NFE होता है। ई सेल अब हम इन दोनों समीकरणों को देखें तो हमें डेल्टा जी का मान ऋणात्मक तभी मिलेगा जब ई सेल का मान धनात्मक हो, क्योंकि अगर ई सेल का मान ऋणात्मक होगा तो डेल्टा जी का मान धनात्मक हो जाएगा। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि डेल्टा जी का मान तभी ऋणात्मक होगा जब ई सेल का मान धनात्मक हो। अर्थात अभिक्रिया तभी संपन्न होगी जब डेल्टा ई पॉजिटिव। ये तो रहा गैल्वेनिक सेल के बारे में। ये वीडियो यहीं फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल को देखेंगे। टिल देन वर्क।